इनकम अंडर द हेड सैलरी। अभी जो इतने भी हेड है, मतलब 5 हेड है इनकम के, सभी का अलग अलग टॉपिक आएगा। सबसे पहले हेड आ रहा है हमारे पास सैलरी। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी होती क्या है। सैलरी इज द रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय और अक्यूरिंग विद इंडिविजुअल पीरियडिकली फॉर सर्विस रेंडर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मान लो आपका कहता है एम्प्लॉयर के साथ हुआ हो, जिस प्रकार की मर्जी हो, चाहे एक्सप्रेस है चाहे इम्प्लाइड है, जब आपको कहता पीरियडली बेस पे, जैसे भी क्वार्टरली बेस पे या कमीशन बेस पे, जैसे भी आपको कोई रेम्युनरेशन मिल रही है, वो सारी आपकी सैलरी मानी जाती है। क्योंकि हम जब अपनी सर्विसेज देते हैं तो वो हमें उसके लिए हमारा कोई ना कोई मुआवजा जो बनता है वो हमारी सैलरी होगी। इन्होंने लिखा भी है, एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द सैलरी इज द प्रीवियस ईयर इज नॉट मटेरियल फॉर द टैक्सेबिलिटी इज कंसर्न। एक्चुअल रिसिप्ट आपके पास जो होगी, भी आपको इतनी सैलरी मिली है, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। आपने मुझे कई बार कंपनी से सैलरी स्लिप मिलती है ना, आपने बोला भी हमारी ये सैलरी है, वो नहीं मानी जाएगी। सैलरी में कहता है हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप इज दिस इन नॉन टैक्सेबल पार्टिकुलर रिसिप्ट्स अंडर द हेड सैलरीज। जो भी कहता है रिसिप्ट्स होती हैं वो तो ठीक है सैलरीज में मान लेते हैं, लेकिन उसके अलावा रिलेशनशिप में हमें जितने भी पैसे कमीशंस मिल गए, कोई अलाउंस मिल गए, कोई परक्वेस्ट मिल गए, वो भी सारे आपके सैलरी में आते हैं। जैसे आगे दिया उन्होंने कहते देखो सैलरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले वेजेस और सैलरी, जितनी आपको महीने की सैलरी या फिर वेजेस डेली बेस पे मिल रही हैं, जो भी हैं, या क्वार्टरली बेस पे या मंथली बेस पे, जैसे भी मिल रहा है पैसा, वो आपकी सैलरी होगी। उसके बाद एनओटी, कंपनी से आपको लीव करने पे या जैसे बीच पे भी एनओटी आपको कुछ मिल रही है, एनओटी भी आपको एक ग्रांट के तौर पे मिलती है, वो भी आपकी सैलरी होगी। वे हमेशा एम्प्लॉयर से ही एम्प्लॉय को मिलती है। पेंशन इज पीरियडिकली पेमेंट फॉर द पास्ट सर्विस। अगर आपने पहले कोई सर्विसेज की हुई थी, आप बोल रहे हैं अभी तो मैं काम करता हूं लेकिन आपको पेंशन आ रही हैं, वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। ग्रेचुइटी इज द लमसम पेमेंट फॉर पास्ट सर्विस। ग्रेचुइटी भी होती है जब हम मान लो कंपनी हम लीव कर देते हैं, कंपनी लीव करने के बाद हमें मान लो 5 साल बाद कोई कंपनी पैसे दे रही है, ये लमसम में मिलती है, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी। फीस एंड कमीशन, किसी भी प्रकार का कोई कमीशन जो इम्प्लॉयज को इनकरेज करने के लिए मिलता है, मीन्स इनकरेज इम्प्लॉय कोई बेस्ट काम करता है उसको कोई कमीशन मिल गया, तो वो भी आपकी सैलरी होगी। परक्विस्ट होंगे किसी भी प्रकार के कोई बेनिफिट या फिर अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई आइदर इन कैश और काइंड, चाहे कैश में दे, चाहे किसी अलावा और चाहे गिफ्ट रूप में दे दे रहा है, चाहे वो बैंक में पैसे दे दे रहा है, चाहे कोई उसने डिमांड चेक वगैरह दे दिया है जो उसको पेमेंट मिलनी है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी। प्रॉफिट इन ली ऑफ एडिशन टू सैलरी और वेजेस, अगर सैलरी के अलावा आपको कहीं से कोई प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए बैंक से कोई इंटरेस्ट मिल रहे हैं, एफडी का कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे लगाए हैं, वो सारे इंटरेस्ट भी आपके सैलरी में आएंगे। एडवांस ऑफ सैलरी, किसी भी प्रकार की सैलरी आपने एडवांस ली हुई है, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय द हिम, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट्स, मान लीजिए आपने कोई छुट्टियां जैसे कंपनी में मिलती हैं, आपने छुट्टियां वो यूज नहीं की, आपने वो पैसा लिया है कंपनी से, कई कंपनी में मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं ईएल वगैरह बोलते हैं शायद, इमरजेंसी लीव जो साल में 14-15 मिलती हैं, हमने उसको यूज नहीं किया तो कंपनी उसके भी पैसे हमें देती हैं, तो उसके भी अगर आपने पैसे वगैरह लिए हैं तो वो भी आपकी सैलरी मानी जाएगी। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ एनुअल असेसन, मीन्स आपके पास जितना भी प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा होगा, आपने जब कभी भी निकलवाया है, तो वो भी सारा आपका क्या आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ट्रांसफर बैलेंस, कोई भी बैलेंस आपने कहता किसी भी फंड में या कहीं में भी ट्रांसफर किया, आप कई बार ऐसे होता है ना, बोलते हैं हमारा डिस्काउंट में हमें छूट मिल जाएगी, अपनी सैलरी भी आपने पैसा वो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन एक बार वो कहता आपकी सैलरी में कैलकुलेट जरूर होगा कहीं पर भी, चाहे आपने वो पैसा ट्रांसफर किया है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में किसी प्रकार का आपने कोई पैसा जमा करवाया, मीन्स हिस्से पैसा डाला था, उसको अगर कहता सेक्शन 80C में आ भी रहा है पेंशन स्कीम में, एक बार आपको सैलरी में दिखाना पड़ेगा, बाद में उसमें छूट आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें थी जो आपके पास कहता सैलरी में आएंगी। आपको क्वेश्चन आ जाता है भी इनकम फ्रॉम हेड सैलरी क्या है, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर थ्योरी में आएगा तो। आगे हम दिखा भी है बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी, मेन बेसिस क्या होगा, कहता जो सैलरी देखी जाएगी किस बेस पे चार्ज होती है। सबसे पहले एनी सैलरी ड्यू टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी एम्प्लॉयर के पास आपकी कोई सैलरी ड्यू है, कई बार ऐसे होता है ना कंपनी छोड़ के आ गई, उसकी भी सैलरी हमें मिली नहीं है, उसका हिसाब किताब नहीं हुआ, पिछला साल खत्म हो गया, आप ये नहीं बोल सकते कि हमें सैलरी मिली नहीं, हम नहीं दिखाएंगे वो, चाहे वो ड्यू भी है, किसी भी एम्प्लॉयर के पास आपकी वो सारी सैलरी मानी जाएगी। एनी सैलरी पेड अलाउड टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय और इन बिहाफ ऑन एन एम्प्लॉयर और फॉर्मल एम्प्लॉयर वुड बी टैक्सेबल अंडर दिस सेट,
किसी भी प्रकार की सैलरी आपको कहता अलाउ की गई या फिर दी गई किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा, कई बार ऐसे होते हैं कोई एम्प्लॉयर्स आपको काफी टाइम बाद पेमेंट दे रहे हैं, पिछले साल में जो भी पैसा आपको सैलरी बेस पे मिला है या फिर अलाउंस बेस पे मिला है या परक्वेस्ट बेस पे मिला है, वो सारी आपकी सैलरी मानी जा रही है। अरियर्स ऑफ सैलरी पेड इन अलाउड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, जो सैलरी कहता आपको काफी टाइम से पेंडिंग थी, अरियर्स का मतलब होता है जो मतलब पेंडिंग में चल रही थी, वो आपको मिल गई है, तो वो भी आपकी फॉर्मर एम्प्लॉयर से मीन्स जो पहले वाले एम्प्लॉयर्स होंगे, अगर वो आपको पिछले साल में दे रहे हैं तो आपकी पिछले साल में इनकम मानी जाएगी। हाउएवर इट वुड नॉट बी इंक्लूड, ऐसी कौन सी चीजें जो सैलरी में नहीं आएंगी। एनी सैलरी पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी प्रीवियस ईयर, अगर आपको कहता कोई सैलरी एडवांस में मिली हुई है, अगर वो प्रीवियस ईयर्स में पहले से ही कैलकुलेट हो चुकी है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। मैंने जो कई बार ऐसे होता है ना, पिछले साल में हमने दिखा दी, हमने सैलरी एडवांस में मिली थी, हमने दिखा दी वो सैलरी, अगले साल में वो सैलरी में नहीं दिखाएंगे, फिर उसको माइनस कर लेंगे, वो पिछले साल में कैलकुलेट हो चुकी है। एनी सैलरी बोनस कमीशन रेमुनेशन वेदर नेम कॉल ड्यू टू रिसीव्ड पार्टनर फर्म फ्रॉम द फर्म शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज सैलरी, किसी भी पार्टनरशिप फर्म से आपको कहता कोई बोनस कमीशन रेमुनेशन सैलरी मिल रही है, वो आपकी सैलरी में नहीं आता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में वैसे कंडीशंस होती नहीं है भी आपको कोई सैलरी मिलेगी, पार्टनरशिप फर्म में तो उनकी अलग से रिटर्न भरी जाती है। ठीक है। सेक्शन 17 एक्ट हैज गिवन इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ डेफिनेशन ऑफ सैलरी में उन्होंने बताया भी कौन कौन सी चीजें आपके पास आएंगी। सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसके बाद फीस कमीशन एंड बोनस, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कैश अलाउंस, जितने भी आपको कैश में अलाउंस मिलते हैं, कैश अलाउंस जैसे कि हाउस रेंट हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, टिफिन अलाउंस हो गया, उसके अलावा आपके चिल्ड्रन अलाउंस हो गया, या फिर इधर उधर जाने के काफी खर्चे होते हैं जो आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्वेस्ट, परक्वेस्ट भी एक तरह के गिफ्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा हमें रेमुनेशन के अलावा मिलते हैं, कंपनी से हमें कई बार गिफ्ट के तौर पर पेमेंट्स मिल जाती हैं, तो वो भी आपकी सैलरी में मिलेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे मीन्स आपको कोई ग्रेचुटी मिली है या फिर कोई एनुटी पेड पेमेंट मिली है या फिर आपको पेंशन वगैरह मिल रही है, वो सारी आपकी सैलरी में आ जाएंगी। सैलरी में हमारे पास क्या था, डिडक्शंस होती हैं, वो डिडक्शन मीन्स हमारे पास अलाउंस होते हैं, अलाउंस में हमें देखना पड़ता है कि फुली टैक्सेबल कौन से हैं, हाफ टैक्सेबल कौन से हैं या फिर फुली एग्जम्प्ट कौन से हैं, उन चीजों के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, उसको हम आगे देखते हैं। हमेशा जो कहता कोई भी सैलरी डिपेंड करेगी वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करती है। कहता हर एक कंपनी में कहता एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप जो है अलग अलग केस में अलग अलग हिसाब से होंगे। इन्होंने कहता अलग अलग केस दिए हुए हैं, इनको हम केस को तो आप खुद ही पढ़ना, जो उन्होंने अगले पेज पे 6-7 केस दिए हुए हैं, केस पढ़ने की वैसे तो जरूरत नहीं है। केस मतलब क्या होगा, कुछ कंपनी में तो सैलरी होती है मंथली बेस पे मिल रही है, कुछ कंपनी जैसे कोई कंपनी वेजिस पे काम करवा रही है, हो सकता है वो वीकली बेस पे पेमेंट दे रहे हो, जब कहीं पे कमीशन बेस पे काम चल रहा है, वजह से सेल कंप्लीट होती है तो वो कमीशन मिलता है। कुछ लोग बोनस पे चलते हैं या कुछ लोग सिटिंग फीस पे चलते हैं, वो आपके रिलेशन जैसे कंपनी में होंगे, कहते जैसे जैसे आपको पेमेंट मिलती चली जाती है आपको वो सारी चीजें शो करनी पड़ती हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो सैलरीज वगैरह पे करती हैं वो सारी हमारी बैंक्स में होती हैं। अगर कैश में भी पे करते हैं तो मोस्टली सैलरी स्लिप सबको इश्यू करते हैं, तो आपको वो सारा रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है, नहीं तो अपनी तरफ से पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता है कि हमारे पास कितनी सैलरी हमारे पूरे साल में आई है। जब भी कहता कोई सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल के लिए, कौन कौन से पॉइंट हमें दिमाग में रखने होंगे। सबसे पहले तो लमसम अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय, जितनी लमसम अमाउंट एम्प्लॉय को मिली है वो तो पॉइंट दोबारा दोबारा वही घुमा रहे हैं। उसके बाद कहता आपको कोई भी कमीशन मिला है या इसके अलावा कोई आपको ग्रेचुटी मिली है, या आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पैसा डिपॉजिट किया था वो आपको सरेंडर करने पे कोई पैसा मिल रहा है, किसी मिशनरी पेड या फिर कोई आपने प्रिंसिपल बेस पे कोई काम किया, मींस आप एग्री थे वो काम करने के लिए, आपको कोई किसी प्रकार का कमीशन मिल गया, या फिर किसी कंपनी ने आपको बोनस दिया है, या फिर ऐसा कोई पैसा जो अभी आपको मिला नहीं है जो आपने रिकवर करना है। कई बार कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी घोषित कर जाती है, ऐसे एम्प्लॉयर बोलता है अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं बाद में दूंगा, लेकिन आपको पिछले साल का वो पैसा था तो वो भी आपका सैलरी में माना जाएगा। कोई भी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो फॉरेन कंपनी है, आपको जो भी सैलरीज मिल रही है वो आपकी सैलरीज होंगी। आपकी लीव बेस पे जो सैलरीज आपको मिलती है, मीन्स आपने छुट्टियां की थी कंपनी से, वो भी आपको पैसे मिल, सॉरी छुट्टियां नहीं की, वो भी आपको पैसे मिले, वो भी आपकी सैलरी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे जब भी किसी कंपनी में आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है अलाउंस। ये भी आपको कई बार थ्योरी में क्वेश्चन आया था कि अलाउंस होते क्या हैं। इसमें 3 प्रकार के अलाउंस आते हैं। अलाउंस लिखे इन्होंने, डिफाइंड इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी गिवन पीरियडिकली एडिशन टू द सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कनेक्टेड विद द सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन द वे ऑफ कंपनसेशन फॉर
अनयूजुअल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब हमारी एम्प्लॉयमेंट में हमें अपनी सैलरी के अलावा कुछ फिक्स्ड अमाउंट पीरियडिकली बेस पे या फिर एम्प्लॉयज के मोटिवेशन लेवल के बेस पे जब कुछ वो एक्स्ट्रा करके देते हैं, मींस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयज में, उसके अलावा जब कोई एम्प्लॉय हमें कुछ एक्स्ट्रा करके देते हैं तो एम्प्लॉयर जब उनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स वगैरह देते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको अलाउंस वगैरह मिलते हैं कंपनी में, तो वो सारी चीजें हमें क्या कहते हैं, इनको एक तरह का मुआवजा ही कहते हैं। अलाउंस जो है हमारे पास 3 कैटेगरी में है, फुली टैक्सेबल, पार्शली एग्जम्प्ट, फुली एग्जम्प्ट। फुली टैक्सेबल का मतलब जिनके ऊपर पूरे के पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। पार्शली होगी जिनके ऊपर हाफ में टैक्स लगता है। फुल एग्जम्प्ट हो गए जिनके ऊपर बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगता, पूरे के पूरे टैक्स फ्री होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुली टैक्सेबल। वो टैक्सेबल होते हैं जो फुली टैक्सेबल होंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब कि हो गया जैसे आपको कॉमन डेज में कहता हाई प्राइसेस के बेस पे कोई भी अलाउंस मिल रहे हैं कंपनी में, कॉमन डेज में आपको कोई पैसा मिल रहा है, कंपनी डेली बेस पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रही है। जैसे कि हम मान लें, जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया भी आपके पास, कहता आप कंपनी में हैं या कंपनी में नहीं है, फिर भी आपको कंपनी कहता डियरनेस पे कर रही है। कई बार कंपनी में आए नहीं है, कंपनी कुछ फैसिलिटीज आपको दे रही है, जैसे घर से ले आना, घर पे छोड़ देना, कुछ भी ऐसा कुछ कंपनी मीन्स कंपनी को लगता है भी आपको पैसा देना चाहिए, वो डियरनेस अलाउंस या एडिशनल पैसा बोल सकते हैं या एडिशनल सैलरी बोल सकते हैं, ये पूरी की पूरी आपकी फुली टैक्सेबल होती है। उसके बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, अगर आपको पक्के तौर पे फिक्स अमाउंट मिल रही है मेडिकल की, ये भी पूरा टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर कोई हमें छूट नहीं मिलती। टिफिन अलाउंस, टिफिन का मतलब होता है अगर कंपनी आपको खाने पीने का खर्चा भी दे रही है तो वो भी आपका फुली टैक्सेबल होगा। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस होगा अगर मान लो कंपनी ने आपके लिए कोई नौकर वगैरह भी रखे हुए हैं, बहुत सारी कंपनी जैसे अपने जो हाई लेवल पोस्ट में पर्सन होते हैं उनके लिए सर्वेंट वगैरह भी रखे होते हैं, तो वो भी आपको खर्चा तो दिखाना ही पड़ता है, आपको अपनी सैलरी में आपको लिखा आता है, तो वो भी आपकी फुली टैक्सेबल होगी। नॉन प्रैक्टिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिंग अलाउंस जैसे मीन्स कोई मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कोई भी मेडिकल जिनके पास भी प्रैक्टिकल्स नहीं है उनको कोई खर्चा मिल रहा है, कोई भी मान लो जैसे डॉक्टर बनने जा रहा है, किसी को अभी प्रैक्टिस में चला गया, कोई खर्चा मिल रहा है, तो आपकी वो सैलरी मानी जाएगी। उसके बाद है हिल अलाउंस। हिल अलाउंस का मतलब अगर आपने कोई पहाड़ी एरिया पे काम किया कंपनी के लिए, और ये भी ध्यान रखना होगा कि वो सी लेवल से 1000 मीटर के अबव होना चाहिए, जो समुद्र का लेवल, जैसे हम मान लें हमारा समुद्र लेवल, कभी स्टेशनों पे देखा है समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है, जो बोर्ड लिखा होता है ना, उसका मतलब ये होता है भी समुद्र तल से हमारे इतना उसी हिसाब से देखना होता है भी पहाड़ जो है 1000 मीटर से ऊपर है, तो आपको जो हिल अलाउंस मिलेगा वो भी आपका फुली टैक्सेबल होगा। वार्डन अलाउंस या फिर प्रोटेक्टर अलाउंस, आपके एक हॉस्टल के लिए या फिर कोई आपके घर के लिए, जैसे कंपनी ने कोई घर बना के दिया हुआ आपके लिए, उसके लिए कोई नौकर वगैरह रखा हुआ है या कोई माली वगैरह रखे हुए हैं, वो भी आपके फुली टैक्सेबल होंगे, वो आपकी सर्विसेज के लिए मिलते हैं। डेपुटेशन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस होता है जब आपको कहता परमानेंट प्लेस ऑफ सर्विसेज, मीन्स आपको टेम्परेरी बेस पे कहीं और छोड़ देता है, मीन्स आपको एक जगह से दूसरी जगह में कंपनी ने भेज दिया, आप काम कर रहे थे एक जगह बैठे कंपनी के लिए, आपको शिफ्ट कर दिया, उसके लिए कंपनी ने कोई आपको पैसे दिए हैं तो वो भी आपके लिए, या फिर ऐसा होता है भी एक प्लेस से आपको शिफ्ट करके दूसरी जगह में आपका जॉब का प्रमोशन कर दिया, तो वो जो अलाउंस आपको मिलता है वो भी आपका फुली टैक्सेबल होता है। उसके बाद ओवर टाइम अलाउंस, आप मीन्स कंपनी में कोई भी ओवर टाइम के पैसे मिल रहे हैं, ये भी फुली टैक्सेबल होंगे। फिर है अदर अलाउंस, अदर अलाउंस उसमें दिए हैं आपके पास प्रोजेक्ट अलाउंस, मैरिज अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, डिनर अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ये सारे अलाउंस जो हैं आपके फुली टैक्सेबल होंगे। इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट्स इनमें कोई भी आ गया तो आपको पूरी की पूरी अमाउंट लिखनी होती है, इसको कुछ भी कट माइनस या कुछ नहीं करना होता। फिर हमारे पास आते हैं पार्शली एग्जम्प्ट अलाउंस। पार्शली मीन्स जिनमें कुछ अमाउंट्स पे टैक्स लगता है, कुछ पे टैक्स नहीं लगता। इसमें सबसे पहले आता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो जो हमें कंप्लीट पहले देखनी होंगी, उसी बेस पे कहता हम देख सकते हैं। सबसे पहले देव भी देखा था हाउस रेंट अलाउंस में, इसमें कंडीशन मिलने, सबसे पहले असेसी शुड बी स्टेइंग इन द रेंटल अकोमोडेशन। अगर आपके पास HRA मीन्स आपको मिला हुआ है तो जो बंदा टैक्स पे कर रहा है वो तो पहले कहता जरूरी है कि वो रेंट पे रहना चाहिए, तभी उसको अलाउंस मिलेगा, मीन्स उसके ऊपर छूट मिल सकती है, अदरवाइज मिलेगी नहीं। कई बार ऐसे होता है बंदा अपने घर में रह रहा है, HRA मिल रहा है उसको, तो फिर फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो किराए पे रह रहा है तो फिर हाफ छूट मिल जाएगी। साथ में दिया हाउस शुड नॉट बी ओन्ड बाय हिम और हिज स्पाउस। उसकी घरवाली या उसका घरवाला जो भी होगा, उन्होंने घर अपने नाम पे नहीं लिया होना चाहिए, मीन्स वो किराए पे रहते होने चाहिए। असेसी शुड बी पेइंग रेंट, जो बंदा टैक्स पे करने वाला होगा वो हमेशा रेंट पे कर रहा होगा।
इन्होंने कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, जब कहता है आपको कोई छूट मिलेंगी वो किस बेस पे मिलेंगी, ये 3 कंडीशन आपके पास क्लियर होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 3 इज एग्जम्प्ट, इन तीनों के हिसाब से कहता है सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, हमें पहले देखना होगा कि हमें कंपनी से टोटल अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस में कितनी मिली। दूसरे में देखना होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, हमें जो भी सैलरी मिल रही होगी उसमें से 10% हम सैलरी में से माइनस करेंगे, जो भी हमें एचआरए मिल रहा होगा, एक वो अमाउंट निकाल लेंगे। फिर ये भी देखेंगे अगर 50% सैलरी लिव, अगर तो आप कहता मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका 50% ऑफ सैलरी जो है माइनस हो जाता है, मीन्स हाउस रेंट अलाउंस में माइनस होता है। अगर किसी और सिटी में रह रहे हैं तो 40% ऑफ सैलरी है। इसके लिए कोई क्वेश्चन एक समझ नहीं है तो देखो क्वेश्चन आपका समझ लें भी सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं हाउस रेंट अलाउंस में। कोई भी आपको कहता है डेली बेस पे कोई भी अलग से काम करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, आप कोई ऑफिशियल कंपनी के काम पे जाते हैं, कोई स्पेशल अलाउंस लिखा होगा, उसमें आपके लिए स्पेशल कंडीशन पहले से लिखी होती है भी इतने % वो माइनस होगा, तो आपको वो चीज पॉइंट में दिमाग में रखनी होगी, ये फुली एग्जम्प्ट नहीं होती। फिर हमारे पास आते हैं पर्सनल एक्सपेंसिव। पर्सनल एक्सपेंसिव में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हों कंपनी ने आपको फुली टैक्सेबल नहीं किया होता। सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दिस अलाउंस इज एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। किसी भी इम्प्लॉय के अगर 2 बच्चे हैं उनको पर मंथ के अकॉर्डिंग 100 रुपए, मतलब पर मंथ में कितना फ्री हो सकता है 200 रुपए, पूरे साल का कितना 2400 रुपए एजुकेशन का अलाउंस जो है एग्जम्प्ट होता है। तो मतलब 2400 रुपए, ये पॉइंट दिमाग में रख लेना, जब भी कोई आगे क्वेश्चन आएगा हमेशा आता है उसमें चिल्ड्रन अलाउंस। चिल्ड्रन अलाउंस जो एजुकेशन मिलता है 2 बच्चों तक, कई बार ऐसे भी कंडीशन में लिखा होता है कि उसके 3 बच्चे हैं उनको इतना एजुकेशन अलाउंस है, तो हमें देखना होगा भी 3 बच्चों का नहीं, हम सिर्फ 2 बच्चों का लेंगे, सिर्फ 2400 रुपए माइनस करेंगे उसकी एजुकेशन में से। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगर किसी एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन जो है हॉस्टल में है उनको 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब अगर 2 बच्चे, ये भी उन्होंने लिखा हुआ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों का ही मिल सकता है 600 रुपए, ठीक है 600 रुपए पर मंथ, 12 6 7200 रुपए, 7200 रुपए तक उनको क्या है टैक्स एग्जम्प्ट होगा। बाकी जितना भी अमाउंट उनको अलाउंस मिला नहीं करेंगे ना 7200, मान लो उसको मिला हुआ 10,000 रुपए अलाउंस, चिल्ड्रन का अलाउंस, तो हम 7200 रुपए उसमें से माइनस कर देंगे, बाकी जो अमाउंट 250 बचेगी 2800 जो है टैक्सेबल में चली जाएगी। फिर हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है कि 800 रुपए पर मंथ आपको एग्जम्प्ट है। अगर कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है या फिर उसकी कोई ऐसी ब्लाइंड वाली कंडीशन है उसको 1600 रुपए पर मंथ है। वैसे तो नॉर्मल कोई एम्प्लॉयज ऐसे होते नहीं जिनको अलाउंस मिलता है, अगर मिल भी रहा है, अगर हैंडीकैप्ड है 1600 पर मंथ, अगर नॉर्मल है तो 800 रुपए पर मंथ, मतलब 12 8 9600 रुपए। किसी भी एम्प्लॉयज को अगर ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिल रहा है तो 9600 रुपए जो है आपके अलाउंस में से माइनस हो जाएंगे, वो एग्जम्प्ट में आती है। आउट ऑफ स्टेशन अलाउंस, आउट ऑफ स्टेशन अलाउंस का मतलब होता है 6 मीन्स जब कंपनी के लिए आप कहीं बाहर गए हैं, कोई भी आपको मुआवजा मिला है तो 70% आपकी सैलरी का वो एग्जम्प्ट होगा। 10,000 रुपये मान लो आपको अलाउंस मिला है तो 70% कितना हो गया 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, 3,000 के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आते हैं फुली एग्जम्प्ट अलाउंस, जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। सबसे पहले फॉरेन अलाउंस, मीन्स आप कंपनी के लिए कहीं बाहर गए हैं तो आपका फुली टैक्स एग्जम्प्ट होगा। कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हैं उनको कोई अलाउंस मिल रहा है वो भी एग्जम्प्ट होंगे। किसी भी आपने यूएनओ संस्था, मीन जितनी भी हमारे पास यूनियन ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं या नेशनल संस्थाएं बनी होंगी उनमें आपने कोई काम किया है, आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी आपका फुली एग्जम्प्ट होगा। इसी बेस पे कहता आपका जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना है।